आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पहली महिला कोरोना मरीज की हालत में सुधार हो गया है। उनकी तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें 9 मई को डिस्चार्ज कर दिया गया। झांसी जिलाधिकारी व मेडिकल स्टाफ ने फूल भेंटकर व ताली बजाकर घर के लिए रवाना किया। खुद जिलाधिकारी ने महिला मरीज की व्हीलचेयर चलाकर विदाई दी। इसके बाद जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि केसेस पॉजिटिव पाए गए थे और 21 पॉजिटिव केसेस में 2 केसेस की मौत हुई थी, जिसमें अन्य गंभीर बीमारी है और इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में उनकी डेथ हुई थी। साथ में अभी जो 19 केसेस में आज दोबारा सारी टेस्ट करना पड़ा था और टेस्ट में भी लगभग 7 केसेस नेगेटिव निकल के आए। और जो पहला पेशेंट है उनका 14 दिन पूरी हो गया तो फिर उसको हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। और वर्तमान में झांसी जनपद में लगभग 12 केसेस है जो कोविड पॉजिटिव हैं। और साथ में ये देखना है कि परसों जो हमारे कॉन्स्टेबल्स जो 2 लोगों का जो पॉजिटिव आया था वो आज नेगेटिव हो गया और एक जलालपुरा गांव से जो पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव हो गया। और आज एक नया केस आया है जो सायरा बेगम नाम से है, 80 साल की महिला है सिडनी में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ की जो टेंडेंसी है पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। और जो जिनकी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटिक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, जैसे कोई इन्फेक्शंस हैं जिसकी इलाज ठीक ठाक नहीं हो पाई है, और उन लोगों का तो ज़्यादा खतरे हैं। और ऐसे कोई भी मरीज़ हो तो थोड़ा सतर्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न के और अपना मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया कि सैकड़ों स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के सरकारी निर्देश के बावजूद बेसिक विभाग के अधिकारियों ने रेमेडियल क्लासों के नाम पर कई ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए। इन स्कूलों को खोलने के निर्देश बाकायदा ब्लॉक लेवल पर बने स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, खंड शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए। इसमें स्कूल खुलने के बाद बच्चों को कक्षा में पास बैठा दिया गया। स्कूलों के खुलने के बाद जब सोशल मीडिया पर आई तो अलीगढ़ के बीएसए अंत तक मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। पहले तो उन्होंने बीएसए के मीडिया ग्रुप में लिखकर डाला कि बेसिक के स्कूल खुलने की न्यूज़ गलत है। फिर उन्होंने अखबारों में छपी खबर का एक विज्ञप्ति के माध्यम से खंडन किया। जब कैमरे पर मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने गलतफहमी में स्कूल खुलने की बात कबूल की। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े मामले में कार्रवाई किसी पर नहीं की गई। वर्षा। हाँ, क्या स्कूल खुला था? गए थे तुम स्कूल में? ना गए। तो कौन कौन गया था यहाँ पे स्कूल में? हमारे होते तो कोई ना, वो सज्जी तो आए स्कूल में। बच्चे भी गए थे? हाँ। पढ़ाई हुई थी? हाँ। तो तुम क्यों नहीं गए थे? हमारे तो मालूम नहीं। अच्छा, तो और बच्चे गए थे? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंजलि। हाँ, क्या स्कूल में पढ़ने गए थे तुम? हैं? क्या पढ़ाया गया था उस दिन? छोटा बड़ा। किसने पढ़ाया था? सज्जी ने। तो कब पढ़ाए थे? कब गए थे तुम स्कूल? परसों। तो स्कूल खुला था परसों? हाँ, पढ़ाई की थी उसने जो वैसे तो डिस्टेंस लगा कर बना करके बच्चों को दूर बिठा लगा करके मास्क लगा करके पढ़ाई कराई थी इसमें जो। तो कहाँ पर स्कूल है ये रहा इसमें। तो कौन सा गांव कहलाता है ये? बहादुरपुर। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराई गई थी? हाँ जी। बहादुरपुर गांव में बम्मा की पटरी पे स्कूल है और माजरा तालिम नगर का है ये, समझे। और 2 दिन पहले खुलो है और वो अलीगढ़ से जन कहाँ से एक मास्टर कार में वो आवा था तो वो कार वो खड़ी देखी है। फिर यहाँ पे क्या हुआ था उस दिन? बालक पढ़ रहे और जब पढ़ाई पूरी है कि टाइम पूरा है उन्होंने छुट्टी कर दी, अपने घर चले गए। ये कुछ टीचर्स को कन्फ्यूज़न हो गया था। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन या किसी भी तरह की शिक्षा से वंचित हैं, उसमें यह था कि कुछ बच्चों को जहाँ वहीं पर कोई टीचर या शिक्षा मित्र यदि गाँव में रह रहा है तो बच्चों को कुछ जा कर के उनके घर पे बता सकता है। लेकिन उसमें कुछ टीचर को कन्फ्यूज़न हुआ और उन्होंने जा कर के 2-3 जगहों पे स्कूल खोल दिए थे। तो स्पष्ट आदेश जारी करके और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी कह दिया गया है कि किसी भी तरह का स्कूल नहीं खोला जाएगा कहीं भी। सर, किसके आदेश पर कौन कौन से ब्लॉक में खुले गए थे?
नहीं, ये खंड शिक्षा अधिकारियों ने टीचर को हो सकता है कन्फ्यूजन में निर्देशित कर दिया हो, या उन्होंने अपने मन से स्कूल के परिसर का यूज़ कर लिया या स्कूल खोल दिया है, जो गलत है, और उसको तत्काल सबको निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरह से स्कूल नहीं खोला जाएगा। रेमेडी क्लासेस की जो बात की जा रही है वो क्या लागू की जाएगी? नहीं, वो भी शैक्षिक है। अगर कोई टीचर गांव में ही है, किसी बच्चे की कोई हेल्प करना चाहता है तो वो बिल्कुल जा कर के वहाँ पे कर सकता है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से भागवत आदि को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन भागवत प्रवक्ता द्वारा घर बैठे श्रद्धालुओं को ऑनलाइन के जरिए अनुष्ठान आदि कराई जा रही हैं। इसी के चलते वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर रथगढ़ के समीप राधाकांत मंदिर में कई अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न हुए। इन अनुष्ठानों को ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया। यहाँ हजारों भक्त इस अनुष्ठान में शामिल हुए। अनुष्ठान कार्यक्रम को आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के सानिध्य में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया गया। इसी श्रृंखला में शनिवार को एक ऑनलाइन भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में मृदुलकांत शास्त्री ने धार्मिक भजन एवं ब्रज के भजन गाए और भक्तों को सुनाए। इस बारे में बताते हुए मोहन सैनी ने कहा कि आज श्री राधाकांत मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर पहले भी कई धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं और इसी क्रम में भक्तों के विशेष आग्रह पर आज यहाँ भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भजन संध्या कौन कर रहा है? भजन संध्या आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी के सानिध्य में हो रही है। मतलब ऑनलाइन है क्या? और सारा हमारे जितने भी प्रकरण हैं सब ऑनलाइन ही होते हैं सारे कार्यक्रम। पहले भी यहाँ कई अनुष्ठान हुए हैं, धार्मिक अनुष्ठान, विश्व की बहुत बड़ी पूजा हुई यहाँ पर, महामृत्युंजय जाप हुआ, सब हमारे ऑनलाइन ही होते हैं, जिससे भक्त अपने अपने घरों पर इस पूजा में हिस्सा लेकर और पूजा के भागी हो सकते हैं। एक तो कोरोना की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के खेतों में आग लग जाने से दूसरा नुकसान हो रहा है। किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। मामला थाना मगौरा क्षेत्र के ऊंचा गांव का है। यहां विद्युत शॉर्ट सर्किट के गांव के आधा दर्जन भूस के बुर्जी बिटोरा में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का भूसा जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। क्या हुआ है? बुर्जी में आग लग गई और का गरीब हमारा पर मेहनत कर करके लगा रहे हैं वो। कैसे आग लग गई? कैसे लग गई हमें क्या पता हो जाएगा, अभी तक पता नहीं चला। अभी ना चलो। कितनी बुर्जियों में आग लगी? 5-6 बुर्जी है। कच्चे थोड़ा सब उसे परो बगल में। इस घटना को कितना समय हुआ था? कितनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई आपके? सवा घंटा 1 घंटा भाई वो। कितने रुपए का नुकसान है लगभग आपको? भैया काम 100 मने छोटी हूँ बड़ी हूँ भैया। आपका नाम? आप ये शॉर्ट सर्किट से एक बुर्जी बिटोरा यहाँ है ऊंचा गाँव में, बिल्डिंग में आग लग गई है, ऊपर से तार जा रहा है। सर कितनी बुर्जियों में आग लगी? ये 4-5 बुर्जियाँ हैं, 5 बुर्जियाँ हैं। कौन कौन की बुर्जी रही? ये अभी नाम नोट कर रहे हैं। शिवराम है, पील है, नेमू, अंगद और पिंजे, इनके नाम अभी नोट बताए गए हैं और अभी हम और जांच कर रहे हैं क्या नाम में कोई एकाध अगर बढ़ता है तो उसको बढ़ाया जाएगा। सर किस प्रकार से आग पर काबू पाया गया? ये हमारी गाड़ी आई है, पूरी यूनिट आई हुई है। हमारे ये LFM हमारे सीनियर हैं किशन सिंह, ये आए हैं अपनी यूनिट को लेके। और ग्रेटर नोएडा बिसरक कोतवाली एरिया के नोएडा एक्सटेंस के पास स्थित हिंडन पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही वहां से गुजरने वाले लोगों ने एक शख्स का शव देखा तो सड़क किनारे मृतक को देखने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। वहीं देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद के बॉर्डर सील होने से इंडस्ट्री चलाने में इंडस्ट्री मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा के सभी बॉर्डर सील होने के कारण नोएडा के अंदर कोई भी बाहर से मजदूर नहीं आ सकते। इसी कारण इंडस्ट्री मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी परेशानी यह भी है कि नोएडा इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर जिले के हॉट स्पॉट इलाके में मौजूद है और वहां से लेबर का आना मुश्किल है। नोएडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक अभी कारोबार करना मुश्किल है। हम लोग वायरिंग हार्नस बनाते हैं, कनेक्टर्स बनाते हैं, तो हमें दिक्कत आ रही है इंडस्ट्री चलाने के अंदर। रॉ मटेरियल की दिक्कत आ रही है, लेबर की दिक्कत आ रही है, हम लोगों को स्टाफ की दिक्कत आ रही है। क्यों हम लोग NCR में बैठे हुए हैं, हमारे बहुत से लोग
NCR फरीदाबाद दिल्ली से आते हैं, उनको आने जाने के सारे बॉर्डर सील किए हुए हैं, तो इस तरह की दिक्कत हम लोगों को आ रही है। और कंपनी आपकी जो दोबारा चालू हो गई थी, फिर परमिशन के लिए करीब कितने दिन का परमिशन दिया गया? जब हमारे शुरू में हमें अप्रैल में परमिशन मिला था तो लॉकडाउन पीरियड का था, वो टाइम के टाइम एक्सटेंड होता रहा। अभी हमने फिर DIC में पोर्टल के ऊपर डाला है, ईमेल से भी डाला है कि हमें नंबर उसकी संख्या की बढ़ाकर परमिशन दी जाए। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द परमिशन। आगरा के पारस हॉस्पिटल, मित्तल नर्सिंग होम के बाद अब मथुरा में भी कुछ ऐसे ही हालात बनने जा रहे हैं। शनिवार को कोसी के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर, उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित पाई गई। गंभीर बात यह है कि चिकित्सक होने के नाते ये अस्पताल में निजी तौर पर मरीजों को भी देख रहे थे। सूत्रों का तो यहाँ तक का दावा है कि 2 दिन पहले ये चिकित्सक CMO कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए आए थे। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कर्मचारियों से इन्होंने मुलाकात की थी। बहरहाल इस खबर ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। दोनों ही डॉक्टर नियति अस्पताल में भर्ती बताई गई। अब तक मथुरा में कोरोना के 46 केस सामने आ चुके हैं। मथुरा जिला कारागार में आज नई शुरुआत की गई। कोरोना वायरस के चलते यहां कैदियों से परिजनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा के लिहाजा से बंदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी। वहीं अब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा आज एक नई शुरुआत की गई है। परिजनों और बंदियों की मुलाकात हो सके, इसके लिए जेल प्रशासन ने टेक्नोलॉजी की मदद से मुफीद इंतजाम किए हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट शैलेंद्र मैत्रे द्वारा बताया गया कि जिन घर वालों के परिजन जेल में हैं और वह कोरोना की वजह से अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे हैं, वे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल डियो ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे प्रतिदिन 10 कैदियों को पर्ची द्वारा वीडियो कॉलिंग कराई जाएगी। आज तो एक पायलट टेस्ट किया गया था कि जेल से वीडियो कॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वर्तमान में ये निर्देश है कि बंदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए जो भी हर संभव उपाय हो उसमें वो किए जाएं। ये उन्हीं में एक हमारा कदम है कि बंदी को डिप्रेशन में ना रहे, मुलाकात उसकी हो नहीं पा रही है विगत 50 दिन से, तो किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन ना हो, घर वालों को कोई गलतफहमी ना हो पाए। तो आज पायलट टेस्ट किया गया है वीडियो कॉल का। ये वीडियो कॉल हम लोग गूगल से, उसमें क्या कहते हैं, व्हाट्सएप से कर पाए हैं। इसमें मेरी तो समस्त लोगों से अपील है जिनके भी घर वाले जेल में बंद हैं, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में DUO ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम यहाँ से फ़ोन कराएंगे, जब उस बंदी का नंबर आएगा तब वीडियो कॉलिंग हो सकेगी। तो समस्त लोगों से ये अनुरोध है कि इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें। हम कोशिश करेंगे कि हर बंदी को जल्द से जल्द मौका मिले अपने घर वालों से डायरेक्ट वीडियो चैट करने के लिए। पर डे कितने लोगों की बात कराई जाएगी सर? वर्तमान में तो अभी 10 लोग का ही सोचा गया है, जो लॉटरी सिस्टम के आधार पर हम करेंगे। फिर उसका कैसा रिस्पांस होता है, कैसा नेटवर्क मिलता है, उसके आधार पर बढ़ाई या बताई जा सकती है। अन्य प्रदेशों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, जिसकी वजह से कोरोना लगातार यूपी में अपने पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मजदूरों को समुचित व्यवस्था के तहत घर तक पहुंचाने की बात कही थी और थाना मगुर्रा की जाजम पट्टी पर यूपी पुलिस मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण व क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर मजदूरों को प्रवेश कराकर उनको गंतव्य तक छोड़ने में लगे हुई थी। लेकिन राजस्थान से मजदूर लगातार प्रवेश कर रहे थे और राजस्थान पुलिस उन मजदूरों को नहीं रोक रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को राजस्थान सीमा पर इकट्ठे हुए मजदूरों को यूपी पुलिस ने आज भेजे जाने का आश्वासन दिया था और उसी की व्यवस्थाओं को पूरा करने में मथुरा प्रशासन जुटा हुआ था। तभी मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया। राजस्थान पुलिस के लचर व्यवहार के चलते मजदूर आगे बढ़ने लगे और इसी में 2 दरोगा सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बॉर्डर पर बवाल व पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना पर तत्काल SSP DM सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं SSP मथुरा और भरतपुर SSP वार्ता कर मामले का हल निकाला और वार्ता के बाद तय हुआ कि अब कोई मजदूर पैदल यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। सभी इंतजामों के बाद ही सभी मजदूरों को मथुरा प्रशासन उनके घर तक भिजवाएगा। तब तक मजदूर राजस्थान में ही रहेंगे। CM साहब ने अभी बताया है, कल 3-4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है
और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच करेंगे। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर के ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पे आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से। सर, कोई घायल तो नहीं हुआ? मई माह के दूसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मातृ दिवस को लॉकडाउन के चलते बच्चों ने अपनी मां के साथ घरों में मनाया। कहीं केक काटे गए तो कहीं मां अपने फर्ज से पीछे ना हटते हुए कोरोना में अपनी ड्यूटी देती नजर आई और बच्चों के पेट भरने के लिए दुकान पर सामान बेचती नजर आई। भारतीय संस्कृति में मां का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मां ने बच्चों के प्रति किस प्रकार मातृत्व दिवस को मनाया, देखिए मथुरा न्यूज़ 24 की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ जी, तो आप किस रूप में मां को देखती हैं और बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों के लिए ये संदेश है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा माँ देती है, अच्छा करती है बच्चों के साथ। माँ बच्चों के लिए भगवान होती है। आज मातृत्व दिवस का दिन था। आपने क्या किया अपनी माँ के लिए आज? आज सुबह उठते ही उनके लिए नाश्ता बनाया, और वैसे तो ये हमसे पहले उठ जाती हैं, लेकिन तब भी जो हम कर सकते थे लॉकडाउन के दौरान वो हमने किया। आज साथ में मिलके केक भी बनाया था। और आज मदर्स डे है, माँ का दिन। वैसे तो हर दिन माँ का है, हर पल माँ का है, माँ के बिना एक पल है ही नहीं, पर फिर भी हर चीज़ का एक दिन होता है, तो ऐसे ही माँ का भी एक दिन निश्चित है कि ये मदर्स डे है आज। तो आज बच्चों ने कुछ आपके लिए किया? हाँ, बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और केक बनाया, सब मिलकर पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं और वेजिटेबल मैगी बनाई सुबह, और चॉकलेट शेक बनाया, और ये केक बच्चों ने तैयार किया है। आप एक माँ हैं और भारत में माँ का बड़ा महत्व है, भारतीय संस्कृति, आप इस बारे में क्या कहेंगी? माँ और मातृत्व तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से ऊपर है, उसके आगे तो सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, और हमारी संस्कृति में तो माँ का दर्जा इतना सबसे ऊपर माँ ही रखी जाती है। बस सेलिब्रेट तो करना होता है, अगर माँ से बात हो जाए वही सेलिब्रेशन हो जाता है। तो अभी हम इतना दूर हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो माँ के पास तो जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो कॉल से हमने बात करके उनको विश किया। उन्होंने हमें क्या अपनी ब्लेसिंग्स दी। वैसे भी मदर की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही उनके सभी बच्चों के साथ रहती हैं। उन्हीं की जो क्षमताएं होती हैं जिनसे वो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, पालती हैं, और उन्हीं से उनके बच्चे कुछ बन पाते हैं। यहाँ आप देखो तो माता होती है, पहली गुरु होती है, तो जैसे माँ अपने बच्चे को जिस तरह से ढालना चाहती है वो उसी तरह से ढलते हैं। अगर हम कुछ बनते हैं तो वो हमारी माँ की मेहनत होती है। माँ अगर चाहे तो लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती हैं, 18 वर्ष की होकर विवाह किया जा सकता है, लेकिन एक माँ होती है जो संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करती है। और जिस वर्ग से हम बिलोंग करते हैं वो मध्यम वर्गीय वर्ग होता है, जिसमें अधिकतर परिवारों में लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, लेकिन एक माँ होती है जो कोशिश करती है कि मेरी लड़कियाँ पढ़ें, वो कुछ बने। अगर वो कुछ बनेंगी तो और लड़कियों को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी अपने उनका जो एक व्यू होता है देखने का कि जब हमारे मोहल्ले की, पड़ोस की, गांव की या हमारे क्षेत्र की कोई लड़की कुछ बनी है, चाहे वो बेशक एक छोटी सी नौकरी कर रही हो, उससे भी उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ छात्रों एवं श्रमिकों को घर वापसी भेजने के लिए चिंतित हैं और उन्हें घर वापस भेजने के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं।
मथुरा रोड स्थित पीएमबी पॉलिटेक्निक में लॉकडाउन के कारण लगभग 70 छात्र छात्रावास में रह रहे थे। जब उन्हें शासन द्वारा घर भेजने की बात पता लगी तो उन्होंने जिला प्रशासन से घर जाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्रों ने 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा से संपर्क किया और मधु शर्मा ने एसडीएम क्रांति शेखर से वार्तालाप कर छात्रों को घर वापसी के लिए बस मुहैया कराई, साथ ही राशन की व्यवस्था भी कराई गई। अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोसी दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत सराय लवरिया में बच्चों को खेलने को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी दबंगों ने अपने ही पड़ोसी परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं दबंगों ने लोहे की रॉड व पेचकस से हमला किया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी दबंगों से उन्हें जान का भी खतरा है। मारपीट की शिकायत पीड़ित परिवार नजदीकी पुलिस स्टेशन में करा चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। बात अगर घायल युवक ओम प्रकाश की जाए तो जिला अस्पताल मलखान सिंह से मेडिकल रेफर कर दिया, जहां औपचारिकता के लिए उसकी मरहम पट्टी करा दी, जबकि घायल युवक दर्द से कराह रहा था। मुझे झगड़ा हो गया था उस दिन 4 तारीख की रात को 9 बजे जी। तो मेरे आदमी पे जानलेवा हमला किया है, रोटों से, पेचकसों से, मतलब गाड़ी के हथियार हैं इन लोगों पर। पैसों में पावर ज़्यादा है तो पैसों की पावर जिता रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा आदमी गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। कुछ बात नहीं सर, मेरा नाम सर्वेश है। मैं बच्चों के चक्करों में जिनने जानलेवा हमला किया, सागर ने, पवन ने और शिवम ने, मेरे सर में चोट आई है। रोडन से और पेचकन से वार किया है, तेजदार हथियारों से। मेरे देवर जो है बहुत घायल है, गंभीर हालत में। रविवार को मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली और तेज तूफान व बरसात के कारण लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बादलों में से तेज बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ से लोग अपने अपने घरों में भी डरने लगे। साथ ही इस तेज तूफान के कारण जगह जगह शहर में लगे कई भारी भरकम पेड़ भी टूटकर जा गिरे। इसी तूफान के चलते सासनी गेट के बाहर लगा थाने का भारी बैनर जमीन पर टूटकर गिर गया। शुक्र यह रहा कि यहाँ एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज बरसात के कारण शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती हुई देखी गई। वहीं मौसम के बदले मिजाज से वृंदावन में भी तूफान का असर देखने को मिला। सड़कों पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग गिर पड़े और मथुरा मार्ग रमणीति मार्ग पर होर्डिंग भी गिरे हुए दिखाई दिए। आज दिन में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो गई है पूरी तरीके से। और ये आधी तूफान बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है, चारों तरफ केबलें टूट गई हैं और बैनर सब फट गए हैं, सारे पेड़ गिर गए हैं। और क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोरोना भी दस्तक दे रखा है इतना जो? हाँ, इसमें कोरोना जरूर इफेक्ट पड़ा है। कहते हैं गर्मी के अंदर कोरोना मारा जाएगा, लेकिन मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है ये तो उससे लगता है कोरोना का इफेक्ट जरूर इसमें बढ़ेगा अलीगढ़ के अंदर। नहीं, इतनी तेज तूफान आया है, यहाँ पर अंधेरा हुआ है पूरा, तो क्या कहेंगे आप? मतलब कितना आप नुकसान मान रहे हैं, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत हुआ होगा। मेरा BSNL का काम है ऑप्टिकल फाइबर का, और कई ऐसे कंप्लेंट्स आई हैं कि केबल टूट गई हैं बहुत सारी, जिससे बहुत लोगों का इंटरनेट बंद हो गए हैं आज। और ये तूफान आज सुबह मुझे मालूम पड़ा कि चंडीगढ़ से चला था 9 बजे करीब, और दिल्ली होता हुआ अलीगढ़ इस टाइम पहुँच पाया है 1-1:30 बजे करीब। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।